ओके, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेव मोशन का लेक्चर नंबर 7। और आज हमें पढ़ना है कि जो वेव का स्पीड है वो कैसे फाइंड करते हैं। अब तक हमने जो दुनियादारी पढ़ी थी वेव मोशन की, उसमें हमने कहा था कि वेव की स्पीड क्या होती है, हर बार v होती है। और आज उसी वेव की स्पीड को हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो आज का हेडिंग लगाइए, वेलोसिटी ऑफ ए वेव ऑन ए स्ट्रिंग। ठीक है, तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं, जैसा ये मैंने एक सेटअप दिखाया है कि ये कोई वेव है, यहाँ एक पल्स जनरेट किया, ऐसा कर दिया, यहाँ एक पल्स जनरेट किया। अब इसका स्पीड क्या है, ये आगे जाएगा, ये से आगे जा रहा, देखो आगे चला गया। अगर आगे जा रहा है तो उसका स्पीड क्या है वही हम फाइंड करेंगे, दैट मीन्स द वेलोसिटी ऑफ ए वेव ऑन ए स्ट्रिंग। आज का अपना हेडिंग, उम्मीद है पता चल गया होगा हेडिंग क्या है। चलिए, पहला टॉपिक, पहला पॉइंट लिखा मैंने, टॉपिक क्या, द वेलोसिटी ऑफ ए वेव ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन द इलास्टिसिटी एंड द इनर्शिया प्रॉपर्टीज ऑफ द स्ट्रिंग। क्या है कि वेलोसिटी है जो स्ट्रिंग का, वो डिपेंड करता है दो लोगों पर। कौन से दो लोग हैं, एक है इलास्टिसिटी और दूसरा है इनर्शिया। आई फॉर इनर्शिया, ए फॉर इलास्टिसिटी। वाह वाह, क्या बात है, एबीसीडी भी समझ में आ रही है कि नहीं। तो ई फॉर हो गया इलास्टिसिटी, आई फॉर इनर्शिया। अब इसके बाद इलास्टिसिटी क्या करता है, इलास्टिसिटी हमने अभी पढ़ा है, क्या होता है इसका मतलब। इलास्टिसिटी का मतलब होता है टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। रीगेन ओरिजिनल शेप एंड साइज। कोई भी ऑब्जेक्ट फोर्स लगाओ, अगर फोर्स हटा लेने पर वो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाए तो वो क्या है, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। तो ओरिजिनल शेप एंड साइज को ये रिगेन करेगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला है इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, बचपन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था बचपन में, ये पढ़ लिया था कि कोई भी जो बस है या गाड़ी है तब तक नहीं हिलेगी जब तक उसे ड्राइवर स्टार्ट ना कर दे। ठीक है, वो क्या था, इनर्शिया का फर्स्ट लॉ था। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपनी जो प्रेजेंट उसका जो क्या होगा, स्टेट होगा, उसको वो क्या करता है, चेंज नहीं करना चाहता। आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप नहीं चाहेंगे कोई पढ़ा दे। अगर आप पढ़ रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं कंटिन्यूसली मन लगा करके, तो आप नहीं चाहेंगे कि कोई बीच में आके आपको क्या कर दे, डिस्टर्ब कर दे। ठीक है, तो वही क्या है, इनर्शिया है। सिंपल है इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या है, प्रॉपर्टी है, किसकी वजह से होती है, ड्यू टू इट्स मास, मास ऑफ ऑब्जेक्ट की वजह से ये इनर्शिया होती है प्रॉपर्टी। चलिए, तो अब हमें क्या करना है कि पहला हमें पता चल गया कि वेलोसिटी ऑफ ए वेव जो है वो ट्रेवल कर रही है और वो किस पे डिपेंड करती है, इलास्टिसिटी और इनर्शिया। ये इलास्टिसिटी लिख लेना, मैंने इलास्टिक लिख दिया है ना, चलेगा, इलास्टिक लिखा तब भी चलेगा, इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द स्ट्रिंग। देखिए थोड़ा और समझ लेते हैं। जैसे ये स्ट्रिंग था, ठीक है, ये स्ट्रिंग था। अब ये स्ट्रिंग था तो इसने कहा कि मैं एक पल्स जनरेट करता हूं, ये लीजिए पल्स जनरेट कर दिया। ठीक है, पल्स जनरेट किया ऐसा, अब ये आगे बढ़ रही, आगे बढ़ रही, आगे बढ़ रही। ठीक है, तो आपने देखा कि जब ये आगे बढ़ रही थी तो यहाँ वाले जो पार्टिकल थे वो ऊपर गए, सही है, ऊपर गए, लेकिन वापस थोड़ी देर बाद कहाँ आ गए, अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ गए, यानी कि ओरिजिनल पोजीशन पर आ गए। यहाँ पर जो पार्टिकल है ना, ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ गए। दैट मीन्स क्या, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। अब जो यहाँ स्ट्रिंग है स्टूडेंट, स्ट्रिंग जो है वो क्या है, मासलेस नहीं रही अब। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था कि स्ट्रिंग क्या होती है, मासलेस होती है। स्ट्रिंग क्या होती है, मासलेस होती है। तो अगर स्ट्रिंग मासलेस होती थी तो हम वहां पर बहुत सी चर्चा कर चुके थे, लेकिन अब अपने चैप्टर में स्ट्रिंग मासलेस नहीं रही। क्या नहीं रही, स्ट्रिंग मासलेस नहीं रही। अगर स्ट्रिंग मासलेस नहीं रही है तो क्या होगा कि उसका मास कंसीडर करेंगे। जैसे ये रस्सी है, ये रस्सी का लेंथ L है और इसका कंप्लीट मास क्या है, M है। तो क्या डिफाइन करेंगे, हम डिफाइन करेंगे मास डेंसिटी, दैट इज द लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है, यानी कि अब क्या है, ये मास डेंसिटी के रूप में आएगी, दैट इज द M/L, और इसको यहाँ पर एक नाम दिया है म्यू। ठीक है, लीनियर मास डेंसिटी जैसे आपको पता हो, अगर आपको याद आया हो कि इस पर L लेंथ का ये वायर है, Q अमाउंट का चार्ज मैंने डाल दिया, L लेंथ का एक वायर है, Q अमाउंट का चार्ज दिया है, तो बताओ लेमडा क्या होता था, Q/L, दैट इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। याद आया, वैसा ही कुछ क्या है, लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट मैंने क्या समझाया, मैंने ये समझाया बेसिकली कि वेलोसिटी ऑफ ए वेव, वेलोसिटी ऑफ ए वेव ऑन ए स्ट्रिंग। ठीक है,
वेलोसिटी ऑफ ए वेव बेसिकली डिपेंड करती है किस पर? ये डिपेंड करती है दो चीजों पर, इलास्टिक प्रॉपर्टी और इनर्शिया। इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी का मतलब है जब भी पार्टिकल ऊपर जाएंगे ऐसे वापस नीचे आएंगे, किसकी वजह से? ये नीचे आएंगे अपनी एक प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी, जो कि क्या करती है? रिगेन करती है अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को। दूसरा इनर्शिया, जिसके पास मास है वो इनर्शिया की प्रॉपर्टी रखती है। ठीक है, इनर्शिया की प्रॉपर्टी अगर है तो मैंने कहा कि मास है, और मास कितनी लेंथ पर फैला हुआ था? एल लेंथ पर फैला है, तो हम मास डेंसिटी डिफाइन करते हैं म्यू। ठीक है, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आप काम आने वाली है आज। ठीक है, चलिए इतना पढ़ चुके, आगे बढ़ते हैं। तो अगर कोई पूछे कि वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है, तो वो क्या है? इलास्टिसिटी और इनर्शिया की प्रॉपर्टी पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? व्हेन ए पार्ट ऑफ स्ट्रिंग गेट disturbed, it exerts a force on the neighboring part because of the elastic property, and the neighboring part respond to this because of the inertia property। क्या कहना चाहता है ये देखिए, फिर से यहाँ देखिए, ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है, तो ऐसा मैंने एक स्ट्रिंग दिखा दिया, वहां आगे फिक्स कर रखा है, तो इसको भी फिक्स कर देता हूं। ठीक है, अब मैंने क्या किया? एक छोटा सा पल्स जनरेट किया, ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसा कुछ दिख जा रहा ना? दिख जाएगा भाई, ऐसा कुछ पल्स जनरेट किया। ठीक है, यानी कि ये ऐसा पल्स जनरेट किया, किसकी सहायता से किया? ये मैंने अपने हाथों से किया, ये है ना, कानून के जो हाथ है उसी से। तो ये डिस्टर्बेंस आया, डिस्टर्बेंस आया, कब आया? व्हेन वी अप्लाइड सम फोर्स। ठीक है, मैंने कुछ फोर्स अप्लाई किया होगा, तो वही लिखा, व्हेन ए पार्ट ऑफ स्ट्रिंग गेट डिस्टर्ब्ड इट एक्सर्ट एन एक्स्ट्रा फोर्स ऑन द नेबरिंग पार्ट। ये क्या चीज है? मैंने फोर्स लगाया किस पर? रस्सी पर, यानी कि स्ट्रिंग पर, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस आया। ठीक है, यानी कि रस्सी, स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग के ऊपर फोर्स गया होगा। ठीक है, ये फोर्स आगे ट्रांसमिट हुआ होगा, तो इसमें डिस्टर्बेंस आया। ठीक, वो जो डिस्टर्बेंस आया है कहाँ गया है? नेबरिंग पार्ट पर, यानी कि पड़ोसी वाले पे चल जाएगा। अब ये क्या करेगा? ये डिस्टर्बेंस को आगे भेजेगा कि तुम और आगे चल जाओ, तो इसने क्या किया? नेबरिंग पार्ट को आगे भेजा। अब नेबरिंग पार्ट को आगे भेजा, इट्स ओके, किसकी वजह से? ड्यू टू इट्स इलास्टिक प्रॉपर्टी। ठीक है ना, क्योंकि ये वापस क्या करना चाहेगा? ये तो अपनी ओरिजिनल शेप में आना चाहेगा, तो कहेगा भाई डिस्टर्बेंस तुम आगे चल जाओ, ये आगे चला गया। ठीक है, तो इलास्टिसिटी की वजह से डिस्टर्बेंस आगे बढ़ गया, लेकिन उस डिस्टर्बेंस को रेस्पॉन्स देता है कौन? ये इनर्शिया। ठीक है, बात बड़ी सिंपल है, सिंपल इस तरह से है, इलास्टिसिटी है जो क्या कर रही है? पार्टिकल को ऊपर नीचे ऑसिलेशन करवा रही है। इनर्शिया जो क्या कर रही है? फोर्स को आगे ट्रांसमिट करवा रही है। ठीक, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, ये जो मैं बार बार डायग्राम बनाता हूं ना, ये इंपॉर्टेंट है, बना लिया करो, वरना वापस पढ़ोगे तो कभी समझ में नहीं आएगा। The elastic force in the string is measured by the tension F। टेंशन का यहाँ सिंबल F यूज किया है, टेंशन फोर्स होगा, कैसे कहाँ बताएंगे अभी। एंड इनर्शिया बाय इट्स मास पर यूनिट लेंथ। चलिए देखते हैं, और कोई एजम्पशन बचा है क्या? नहीं बचा। चलिए देखा जाए क्या करना है। अब हम डेरिवेशन मारते हैं। ठीक है, डेरिवेशन मारे, आसान सा है बहुत ही। लेट्स से कि एक वेव पल्स है। ठीक है, देयर इज ए वेव पल्स ऑन ए स्ट्रिंग जो v स्पीड से चल रहा, पॉजिटिव x डायरेक्शन में विद ए स्पीड v, यानी कि एक वेव है v स्पीड से पॉजिटिव x डायरेक्शन में चल रहा है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा स्टूडेंट्स? सो इक्वेशन ऑफ ए वेव ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, पॉजिटिव x डायरेक्शन, पॉजिटिव x डायरेक्शन में जो ट्रेवल कर रही है उसका क्या होता है? सिंपल है, y इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस एक्स बाई वी। ठीक है, इतना समझ में आता है? बढ़िया, चलो अगर इतना समझ में आता है तब आगे क्या है? आगे ये है कि ये आगे बढ़ गया, ये अच्छी बात है, ये फंक्शन भी आ गया, और भी अच्छी बात। तो इसमें आगे ये होगा कि क्या करना है इसमें
इसमें ये करवा देते हैं स्टूडेंट कि बेसिकली हमें निकालना क्या है, वेव स्पीड, ठीक है, वेव का वेलोसिटी, स्पीड, कुछ भी कहो। मैंने क्या कहा कि एक नौजवान को बुलाया कि आओ यहाँ पर देश की सेवा के लिए, ठीक है, और उसे गाड़ी पे बैठा दिया, ठीक है। तो ये कोई ऑब्जर्वर अपना, ये क्या है, कोई ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर है। और इसकी ये जो गाड़ी है, ये लो भाई कार है, ये बहुत ही आधुनिक कार है, सीधे टायर दिख रहे हैं इसमें, है ना। तो ये भी 20 स्पीड से चल रही है, तो ये भी 20 स्पीड से चलेगा। अब मुझे ये बताओ, मैं एक ऐसी कार में बैठा हूं जिसकी स्पीड v है, मेरे साथ में एक वेव चल रही है जिसका स्पीड क्या है, v है। तो मुझे ये जो डिस्टर्बेंस दिखाई देगा हमेशा क्या दिखाई देगा, सेम स्पीड से चलता है, यानी कि रेस्ट में दिखाई देगा, इन शॉर्ट, ठीक है, सही है ना भाई। ये भी 20 स्पीड से चल रहा है, ये भी 20 स्पीड से चल रहा, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन क्या, 0, यानी कि इसे लगेगा ये रेस्ट में, इसको लगेगा ये रेस्ट में, दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, रेस्ट में। यानी कि विथ रेस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर द गिवन वेव इज गिवन डिस्टर्बेंस इज इन रेस्ट, ठीक। लेकिन हमें पता है कि हर वक्त ये जो डिस्टर्बेंस है कुछ आगे बढ़ जा रहा है, उतना ये भी तो आगे बढ़ जा रहा है, ठीक, सही है, सही है, सही है। चलिए अब मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, देखिए उससे। अब मैंने ये स्ट्रिंग लिया, ठीक है, मैं ही ऑब्जर्वर हूं, ध्यान दीजिए इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है केवल समझने के लिए। मैंने कहा कि एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करो, कर दिया, ये डिस्टर्बेंस अपना, ठीक है। चलिए ये डिस्टर्बेंस हो गया, ठीक है, ये डिस्टर्बेंस। अब इसी डिस्टर्बेंस को मुझे आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है तो बढ़ा देते हैं, है ना, बढ़ा देते हैं। चलिए ऐसा लेते हैं। अब मैं भी इसके साथ चल रहा हूँ, ये 20 स्पीड चल रहा है, मैं भी साथ चल रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये जा रहा है, डिस्टर्बेंस जा रहा है, मैं भी आगे जा रहा हूँ उतनी स्पीड से, आगे गए, दोनों आगे गए। यानी कि ये जो क्रेस्ट था यहाँ पर, ये जो क्रेस्ट है, ये जितनी स्पीड से जाएगा उतनी स्पीड से मैं भी जा रहा हूँ, दोनों की स्पीड भी है। लेकिन इसमें नई बात क्या, नई बात ये है, देखो स्ट्रिंग पे ध्यान देना, डिस्टर्बेंस पर नहीं, ठीक है, क्योंकि डिस्टर्बेंस मेरे साथ चल रहा है। देखो जब यहां पर था डिस्टर्बेंस तो पीछे रस्सी कितनी, इतनी सी, ठीक है। अब यहां आया डिस्टर्बेंस, मैं भी आ गया। अब देखो स्ट्रिंग कितनी पीछे, स्ट्रिंग इतनी ज्यादा हो गई पीछे, मतलब इतनी स्ट्रिंग और आ गई पीछे। अब मैं और आया आगे, दोनों स्पीड सेम, स्ट्रिंग कितना आ गया पीछे, इतना, और आगे आया, स्ट्रिंग कितना पीछे, इतना। यानी कि इस ऑब्जर्वर के रेस्ट में, इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये डिस्टर्बेंस तो रेस्ट में है, लेकिन स्ट्रिंग जो होगा दैट विल बी मूव इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। यानी कि स्ट्रिंग कहाँ जा रही थी, पीछे जा रही थी ना, मतलब कहाँ जा रही है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन जा रही है। कौन सी स्पीड से, जिस स्पीड से मैं जा रहा हूँ उसी स्पीड से वो पीछे जाएगी, हाँ या ना। चलिए तो अगला स्टेटमेंट मीन्स विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, with respect to observer disturbance is in rest position, disturbance is in same shape or at rest you can take, ठीक ना, क्योंकि दोनों सेम स्पीड चल रहे हैं। लेकिन चाहे उसे लग रहा है डिस्टर्बेंस साथ में, लेकिन पीछे उसे दिख रहा है कि स्ट्रिंग पीछे जा रही है, ठीक है। फिर से देखें एक बार, फिर से देखो, यहां से एक डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, ठीक है, डिस्टर्बेंस मेरे साथ चल रहा है, उस समय देखो स्ट्रिंग कितना पीछे है, इतना सा, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बढ़े, ये बढ़ा, यहां पर आ गया, मैं भी आ गया, ठीक है। अब देखो स्ट्रिंग कितना पीछे, इतना, डबल हो गया, यानी कि इधर से स्ट्रिंग पीछे जा रही है, मैं और डिस्टर्बेंस साथ में चल रहे हैं लेकिन स्ट्रिंग पीछे जा रही है, ठीक है। और आगे बढ़ गए, और आगे बढ़े तो डिस्टर्बेंस तो आगे है, मेरे साथ है, लेकिन स्ट्रिंग पीछे। यानी कि दैट्स व्हाई व्हाट आई एम सेइंग विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर डिस्टर्बेंस इज इन सेम शेप और एट रेस्ट, सब कुछ सेम है, लेकिन स्ट्रिंग इज ट्रेवलिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव ट्रेवलिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, स्ट्रिंग इज ट्रेवलिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ओके, और एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करवा देते हैं।
विथ स्पीड v, ठीक है, जितनी स्पीड से जा रहे हैं उतनी स्पीड से पीछे जाते दिखाई देगी, विथ ए स्पीड v लाइक ए स्नैक, सांप की तरह पीछे जाती हुई दिखाई देगी, ठीक है। चलिए इतना लिखिए, फिर हम बढ़ते हैं और इसी के साथ अपना डेरिवेशन खत्म हो जाएगा। जहां ये चीज समझ लिया आपने वहीं पर सारी चीजें खत्म हो जाती विद्यार्थी। मिटा दें, चलिए ये अजम्पशन अगर बढ़िया लगा हो तो जरूर इसे ठीक से दिमाग में रखना, और बढ़िया नहीं लगा हो तो फिर से समझना इसे, ठीक है। चलिए, तो एक वेव पल्स थी स्ट्रिंग में। क्या सर दिन भर पल्स पल्स पल्स, दिमाग खराब हो गया है कि नहीं? हाँ बात तो सही है। तो मैंने ये पल्स दिखाया, ऑब्जर्वर यहां है, ऑब्जर्वर ये लो, ये गाड़ी में बैठ जाओ तुम अपने, ये ऑब्जर्वर। तो उसको लगा कि पीछे जा रहा, ठीक है ना, पीछे जा रहा। अब देखो स्टूडेंट कि पहले तो ये रस्सी ऐसे स्ट्रेट थी, लेकिन जैसे ही डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, जैसे ही डिस्टरबेंस क्रिएट होता है तो कुछ ऐसा शेप बन जाता है, ठीक है, कुछ ऐसा शेप बन जाता है। यानी कि पहले जो नॉर्मल कंडीशन में थी अब उसे स्ट्रेचिंग कर दिया है। क्या कर दिया? उसका स्ट्रेचिंग कर दिया है। स्ट्रेचिंग कर दिया मतलब क्या हो गया है? उसे इधर से भी खींचा गया, इधर से भी खींचा गया, है ना। जैसे ये रहा ये पल्स, ठीक है, ठीक है, इधर से भी खींच रहा है, इधर से भी खींच रहा, यानी कि दोनों तरफ क्या लग रहा है? टेंशन लग रहा है। ये स्ट्रिंग है तो टेंशन तो लगना ही था, स्ट्रिंग है तो टेंशन तो लगना ही था। लेकिन यहां बढ़िया सी बात क्या है? बढ़िया सी बात यह है कि वो टेंशन इस पूरे दौरान कहीं भी लग सकता है, ठीक है, तो उतना हम टेंशन नहीं देंगे आपको। चलिए, तो मैं आपको सिंपल कहता हूं, लेट अस कंसिडर ए स्मॉल एलिमेंट ए बी, ठीक है, ये स्मॉल एलिमेंट ए बी। लेट से इसका लेंथ कितना है? डेल्टा एल। लेट से इसका लेंथ है डेल्टा एल, ठीक है। अब जाहिर सी बात है इसमें स्ट्रेचिंग हुआ है। स्ट्रेचिंग किसकी वजह से होगा? कोई फोर्स लगा होगा। स्ट्रिंग में कौन सा फोर्स लगता है? टेंशन फोर्स, ठीक है। तो स्ट्रिंग में इधर भी लगा होगा टेंशन फोर्स, इधर भी लगा होगा टेंशन फोर्स। लेकिन यहां पर मैंने टेंशन फोर्स को टी से नहीं दिखा करके एफ से दिखाया है। क्यों दिखाया सर? क्योंकि मेरी मर्जी नहीं। ओके स्टूडेंट्स, छोटा सा टेक्निकल एरर हमेशा की तरह आज भी है, ठीक है। चलिए, तो ये एक पोर्शन ए बी था, ये एक पल्स था ना, जिसका एक छोटा सा एलिमेंट लिया हमने, वो लेंथ कितना है? डीएल है। तो ये लेंथ ए बी का डीएल लेंथ हो गया, ठीक है, ए बी वाले पोर्शन का, ठीक है। तो ये डीएल लेंथ, करेक्ट। चलिए, अब क्या करना है कि हमें पता है कि इस वाले पोर्शन पर टेंशन फोर्स इधर लग रहा है, इस वाले पोर्शन पर टेंशन फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। तो टेंशन फोर्स लगा दो, ठीक है। तो टेंशन फोर्स टी ही कह दो, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो, लेकिन टी और टाइम पीरियड में कन्फ्यूजन ना हो इसलिए याद भी रखना, ठीक है ना। ये पॉइंट है। हमने इसे सर्कुलर आर्क माना है, ठीक है। क्या माना है? सर्कुलर आर्क। तो अजम्पशन लिखा देते हैं। पहला देखिए, पहला ये कि चलिए फोर्स बाद में दिखाते हैं, अजम्पशन लिखते हैं। पहला ये अजम्पशन, वी हैव कंसिडर ए स्मॉल एलिमेंट, कंसिडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dl, ऑफ लेंथ dl एंड मास dm, ठीक है। मास कितना मान लिया इसका? dm। अब भाई रस्सी है तो कुछ ना कुछ मास होगा, अब मासलेस नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहां पर इसका मास मैंने dm मान लिया, ठीक है। एंड ऑल्सो वी हैव कंसिडर दिस वन एज ए सर्कुलर आर्क, यानी कि ये कोई सर्कल बनाएगा, उसका मैंने एक छोटा सा सर्कुलर आर्क मान लिया, ये, ठीक है। सो ए बी पोर्शन, ए बी इज एज्यूम्ड टू बी ए सर्कुलर आर्क, assumed to be a
सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस r, ऑफ रेडियस r, ठीक है। रेडियस r का एक मैंने सर्कुलर आर्क मान लिया है, तो ये लीजिए सर्कुलर आर्क ऐसा कुछ दिखाई देगा, ठीक है। ये इसका सेंटर हो गया, ये रेडियस r हो गया, ये भी रेडियस r हो गया, और ये एंगल मैंने थीटा मान लिया है खुद से, ये भी थीटा। क्यों? क्योंकि ये सेंटर पे आके लाइन मैंने खींचा है, तो थीटा और थीटा, सिंपल है ना, कोई कहानी नहीं बड़ी सी। चलिए, ये टेंशन फोर्स इधर लग रहा था, तो टेंशन फोर्स इधर लगा दिया, ठीक है। ये टेंशन फोर्स इधर लगा दिया, टी ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब इसके कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, इसलिए मैंने एक्स वाई ऐसे बना दिया, जिसकी जरूरत होगी ले लेंगे। ये एंगल जेड शेप बना रहा है क्या? जेड बना रहा है ना, इसलिए ये भी थीटा, ये थीटा जेड शेप के साथ ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। बढ़िया। ये टेंशन फोर्स टी लग रहा था, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा और ये फिर से थीटा, ठीक है। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा और ये फिर से थीटा आ जाएगा, ठीक है ना, आएगा भी। चलिए, टी का इसके साथ एंगल बन रहा है थीटा, तो इधर कंपोनेंट आएगा टी कोस थीटा और इधर आ जाएगा कितना? टी साइन थीटा। टी का इधर कंपोनेंट आ जाएगा कितना? टी कोस थीटा, इधर कितना आ जाएगा? टी साइन थीटा। टी कोस थीटा, टी कोस थीटा आपस में एक दूसरे को खत्म कर देंगे, ठीक है, दुश्मन से ना। चलिए, तो टी कोस थीटा खत्म हो गया। नेट फोर्स कितना लग रहा है? नेट फोर्स जो लग रहा है 2t साइन थीटा, कितना लग रहा है? 2t साइन थीटा। बढ़िया, 2t साइन थीटा लग रहा है। अब ये जो नेट फोर्स है स्टूडेंट कहाँ लग रहा है? सर्कुलर आर्क पे लग रहा है, और वेव कुछ ऐसा था, इसके लिए हमने कुछ सर्कुलर आर्क माना था, मतलब कोई ना कोई सर्कल ही बनेगा जिसके लिए हमने सर्कुलर पोर्शन मान लिया, ठीक है। तो ये नेट फोर्स कहीं से किसी ना किसी सर्कल के अंदर ही लग रहा है, और सर्कल के अंदर यानी कि सेंटर पे ही लगेगा, ठीक है। तो नेट फोर्स इनसाइड द सर्कल वो क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि दिस विल एक्ट एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स 2t साइन थीटा। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv²/r। v स्पीड है, r रेडियस है, मास dm, क्योंकि इसका मास कितना माना है एलिमेंट का? dm, ठीक है। तो dmv²/r, हमें v ही निकालना है। देखिए, हम काफ़ी पहुँचे हैं, दूर दूर के मंजिल के पास आ गए अब तो, है ना। अब दिल्ली दूर नहीं, सपनों की उड़ान होगी। अब यहाँ पर थीटा क्या है? बहुत स्मॉल है, हालांकि मैंने काफ़ी जूम करके दिखाया है, लेकिन जो वेव है ये देखिए, बहुत ही छोटा सा एंगल है, इतना छोटा कि कोई गिनती भी ना करे इसकी। ये स्मॉल एलिमेंट ए बी, ये थीटा, तो थीटा एक क्या एंगल? बहुत स्मॉल है। सो वी विल राइट एज थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, सो वी कैन राइट साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली एज ए थीटा, ठीक है। कैमरा चेक करना दो विद्यार्थी, पिछली बार भी प्रॉब्लम आ गई, दौड़ रहा है इस बार तो dmv²/r इज इक्वल टू 2t थीटा, ठीक है। साइन थीटा को क्या लिख दिया? थीटा लिख दिया। चलिए, इतना मिटा देते हैं, dmv²/r इज इक्वल टू 2t थीटा। थीटा का क्या करें? थीटा का क्या करें? तो देखो, थीटा इक्वल टू होता था लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस होता है क्या? सही है, ऐसा पढ़ा हुआ है। तो यहाँ एंगल कितना बन रहा टोटल? 2 थीटा। टोटल एंगल कितना बन रहा? 2 थीटा। लेंथ ऑफ आर्क कितना? डेल्टा एल। रेडियस कितना? r, यानी कि वी कैन से 2 थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डेल्टा एल अपॉन रेडियस r, सही ना। तो थीटा इक्वल टू क्या कह सकते हैं? थीटा का वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा एल अपॉन 2r, सही है। तो थीटा का ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, कर दें? कर देते हैं, अभी देख लेते हैं सही है या गलत। डेल्टा एल अपॉन 2r, 2 से 2 खत्म हो गया, खत्म हो गया तो खोने दो। चलिए, अब हमें v निकालना था, तो v निकाल देते हैं। r से r भी कैंसिल हो गया ना, क्यों? v इक्वल टू क्या आ जाएगा? t डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एम, सही है, सॉरी dm, dm ही है ना, dm ही है, हाँ चलेगा। अच्छा dl है क्या?
ये डी एल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डेल्टा एल डी एल में कोई फर्क नहीं है, ठीक है, सब मनगढ़ंत कहानियां हैं डी डेल्टा और डी एल। चलिए तो वी निकाल देते हैं। वी निकालने से पहले टी इसे ऐसा लिख दें, ठीक है। ये क्या है, मास अपॉन लेंथ। मास अपॉन लेंथ क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज द मास डेंसिटी, दैट इज द मास डेंसिटी। ये क्या है, मास डेंसिटी। कौन सी मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, जिससे हम रिप्रेजेंट करेंगे म्यू से, जिससे हम रिप्रेजेंट करेंगे म्यू से, ठीक है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, म्यू लिखूंगा। वी स्क्वायर इक्वल टू टी बाई म्यू। टी क्या है, टेंशन, म्यू क्या है, मास डेंसिटी। तो यहां से v इक्वल टू आ गया स्क्वायर रूट ऑफ टी अपॉन म्यू, ठीक है। तो v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी बाय म्यू, जहां t है टेंशन इन द स्ट्रिंग और म्यू है मास डेंसिटी, यानी कि मास पर यूनिट लेंथ। यानी कि रस्सी में टेंशन पे डिपेंड करता है कौन, वेलोसिटी, किसका, वेव का, ठीक है। तो मास पर यूनिट लेंथ पे भी डिपेंड करेगा। चलिए अब बात आती है, अब मैं आपको जो पॉइंट बता रहा हूं वो काफी इंपॉर्टेंट, क्या कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर जब भी हम कोई स्ट्रिंग का सवाल करते थे, जैसे ये पुली अरेंजमेंट वाला कोई क्वेश्चन करते थे, ये 1 kg लगा दिया इधर, इधर लगा दिया 2 kg, तो हम कहते थे कि यहाँ पर अगर टेंशन T है तो यहाँ पर भी T ही होगा, यानी कि थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन विल बी द सेम। सही, ऐसा कहते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर अजम्पशन था स्ट्रिंग इज मासलेस, ठीक है। स्ट्रिंग क्या है, मासलेस है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग का तो मास भी कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज द मास पर यूनिट लेंथ, के एल लेंथ पर कितना मास है। यानी कि अब टेंशन भी डिफरेंट होगा, टेंशन भी स्ट्रिंग में हर जगह डिफरेंट होगा। तो सर आपने तो टेंशन टी ही लिया इसमें, है ना, इस एलिमेंट में हर जगह टी ही लिया, हर जगह टेंशन अलग अलग होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन मैंने इस डेरिवेशन में ये माना है कि जो डिस्टर्बेंस है वो क्या है, बहुत ही स्मॉल है। डिस्टर्बेंस है वो क्या है, बहुत ही स्मॉल है। उसके लिए टेंशन को लगभग आप अप्रोक्सीमेटली सेम माना जा सकता है। यानी कि जब वेव पल्स में डिस्टर्बेंस, डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा हो तो टेंशन को आप अप्रोक्सीमेटली सेम मान के चलते हैं, पहला रीजन। दूसरा, अगर ये दिया जाए कि मास डेंसिटी बहुत ही नेग्लिजिबल है तो आप टेंशन को सेम मान के चलो, जैसा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में करते थे। लेकिन अगर मास डेंसिटी नेग्लेक्ट करने लायक नहीं है, देन यू हैव टू कंसिडर दैट मास ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। वी विल टेक द प्रॉब्लम, यू विल गेट द कंसेप्ट वेरी नाइसली, ठीक है। मिटा देते हैं, ये लीजिए। तो वेलोसिटी ऑफ ए स्ट्रिंग हमें पता चल गई, v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी बाई म्यू, और टेंशन पे डिपेंड करेगी। जितना ज़्यादा टेंशन होगा स्पीड उतनी ही फास्ट। अरे अरे ये क्या, देखो अब ये रस्सी बहुत लूज है, बहुत लूज है, इसमें एक पल्स जनरेट करो, धीमी रफ्तार से आराम से जाएगी, सुस्त पड़ करके। टाइट कर दिया मैंने एकदम से, ठीक है। देखिए अब जैसे थोड़ा सा डिस्टेंस दिया एकदम से आगे ट्रांसमिट हो जाएगी, यानी कि टेंशन ज़्यादा तो स्पीड भी ज़्यादा, है ना, टेंशन ज़्यादा तो स्पीड भी ज़्यादा। चलिए चलिए बढ़िया। अब अगला सवाल लिया जाए। पहला सवाल स्टूडेंट, पहला सवाल अपने लिए ये है, कहाँ गया ये पहला सवाल आपका, चलिए ये रहा। यहाँ से 20 kg का एक ब्लॉक मैंने लटका दिया, और ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का लेंथ दिया है लेट्स से 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसा दिया है। और यहाँ से एक हमने पल्स जनरेट किया ऐसा, ठीक है, ये ऐसा। तो इसकी स्पीड कुछ रही होगी v, वो फाइंड करना है, ओके। और साथ ही साथ वेव को बॉटम से टॉप तक जाने में
फाइंड द टाइम, टाइम कितना लगेगा, तो फाइंड द टाइम टेकन बाय वेव पल्स, टेकन बाय वेव पल्स in order to reach, in order to go from bottom to top, बॉटम से टॉप पर, बॉटम से टॉप पर जाना है, कितना टाइम लगेगा और स्पीड कितनी रहेगी। ठीक, तो हम जानते हैं एक ही बात कि v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी बाई म्यू। ठीक है, ठीक, और म्यू भी दिया है स्टूडेंट। अब म्यू क्या दिया है, 0.01, ठीक है ना, 0.01, तो किलोग्राम पर मीटर भी कह सकते हो, किलोग्राम पर मीटर, यानी कि 1 मीटर पर इतना किलोग्राम। तो ये क्या है, नेग्लिजिबल है, इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है ना। यानी कि आप क्या मानेंगे, थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन क्या है, सेम है, ये नेग्लेक्ट करने लायक है। ठीक है, तो मैंने टेंशन मान लिया टी है, नीचे क्या लगेगा 20G, ठीक है ना, नीचे क्या लगेगा 20G, तो टेंशन कितना आ गया 20G न्यूटन, और म्यू तो दिया ही है, तो वेलोसिटी इक्वल टू टी, मतलब मैंने टेंशन यहाँ सेम माना ना, मतलब इसका रोल कुछ था ही नहीं, मतलब हमने क्या मान लिया, मासलेस ही माना है स्ट्रिंग को, मास कब मानना वो भी बताएंगे। ठीक है, तो ये आ गया 20G अपॉन म्यू कितना 0.01, चलिए तो 20 इंटू 10 इंटू 0.01, यानी कि पॉइंट हटा दो, ऊपर चला गया 100, चलिए तो क्या आ जाएगा 10 की पावर 2 3 4, 10 की पावर 2 बाहर आएगा, ये 1.4 होगा इंटू 10 की पावर 2, ठीक है, यानी कि कितना आ जाएगा 140 सेंटीमीटर, 140 मीटर पर सेकंड, क्यों, सही है। अच्छा ये मीटर ले लो, वरना फिर से चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब अच्छा ये तो वेलोसिटी आया, कितना टाइम लगेगा, टाइम के लिए क्या होता है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, कितनी डिस्टेंस चलना, मुझे 10 मीटर चलना है, वेलोसिटी कितनी आई है 140 आई है, डेट्स इट, 1/40, 1/14 कितना आ जाएगा, 0.7 सेकंड कुछ आएगा, है ना, हो सकता है, सही है, कैलकुलेशन चेक कर लेना, लिख लीजिए इसे आराम से। अगला सवाल करते हैं। चलिए अगला सवाल लिया जाए। मिटा दें भाई, दिख तो रहा है ना, दिख जाएगा। चलिए अगला सवाल है अपना, 30 kg और 10 kg दो ब्लॉक लटका दिए हैं, ये 30 किलोग्राम, ये 10, ओके, और इसका म्यू दिया है 0.09 किलोग्राम पर मीटर, ठीक है, इसका म्यू दिया है कितना, इसका दिया है भैया 0.01 किलोग्राम पर मीटर, और ये 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है ना, ये 10 सेंटीमीटर, मीटर ले लो, टेंशन खत्म, ये 20 मीटर, ठीक है। पूछा क्या है कि ये है आपका, इसमें कहा गया ये बॉटम लेवल है, ये टॉप है, ठीक है, तो इसने कहा है कि लेमडा एट द बॉटम दिया है कितना, लेमडा एट द बॉटम इज 1 मीटर, देन फाइंड लेमडा एट द टॉप, टॉप लेवल पर कितना होगा, और साथ ही साथ पूछा है फ्रीक्वेंसी एंड टाइमिंग, सब कुछ पूछा है, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम, टाइम टू रिच। सवाल समझा देता हूँ, क्या है कि ये सिस्टम गिवन था हमें, ठीक है ना, यहाँ से एक पल्स जनरेट किया, यहाँ से एक पल्स जनरेट किया ऐसा, ठीक है, हो गया पल्स जनरेट। अब ये v स्पीड से चल रही है, बॉटम से स्टार्ट हुआ चलना, और यहाँ से चलते 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 फिर यहाँ पहुँचना, ठीक है। अब पहली बात कि जो स्पीड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t बाई म्यू, ओके। क्या इस स्ट्रिंग में और इस स्ट्रिंग में टेंशन डिफरेंट होगा क्या, हाँ होगा, क्या,
कि इसके नीचे टेंशन में अगर T1 मान लूँ, इसमें टेंशन T2 मान लूँ, तो T1 के नीचे आएगा 10G और T2 के नीचे ये दोनों है ना। यानी कि T1 वाले को कितने, एक ही ब्लॉक को उठाना जो कि 10 किलो का है, यानी कि ऊपर लग रहा है T1, नीचे लग रहा है 10G, तो T1 कितना आ जाएगा 10G न्यूटन, ठीक है। और 30 kg वाले के लिए देखो, 30 kg वाले के लिए 30G तो नीचे लग ही रहा है और ये T1 भी नीचे लगेगा, तो ये T1 ऊपर क्या आ जाएगा T2, तो T2 इक्वल टू T1 प्लस 30G यानी कि 40G आ गया। मतलब कुल मिलाकर के 30 प्लस 10 कितना हो गया 40G, ठीक है। तो T2 और T1 डिफरेंट है तो दोनों की वेलोसिटी भी डिफरेंट आएगी, ठीक है ना, क्योंकि टेंशन पे डिपेंड करता है और म्यू भी दोनों का डिफरेंट है, दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट आएगी। तो यहाँ पर मैंने वेलोसिटी का V1 है, यहाँ वेलोसिटी का V2 है, ठीक। चलो तो V1 क्या जाएगा T1 अपॉन म्यू और V2 क्या जाएगा T2 अपॉन म्यू। T1 कितना, T1 है आपका 10 यानी कि 10 इंटू जी, ठीक है ना, ये 10G लिख देते हैं, ये 10 है ना। चलिए 10G हो गया, 10G मतलब 10 इंटू 10 100 हो गया। म्यू कितना है, पहले वाले का म्यू कितना 0.01, तो इट कम्स आउट टू बी 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 2 इट्स 10 की पावर 4, तो 100 आ जाएगा, 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऐसे करते हैं T2 बाई म्यू, T2 कितना, T2 है 40 यानी 40G यानी कि 40 इंटू 10 अपॉन म्यू 0.09, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ये 4 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 2 अपॉन 9, ठीक है। 10 की पावर 4 है, बाहर आके आएगा ये 10 की पावर 2, स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो गया 2 अपॉन 3, सही है, यानी कि 200 बाई 3 लिख लीजिए। अभी आधा हुआ है, अभी आधा हुआ है। चलिए, उसने कहा आपको तो फाइंड करना था लेमडा, क्या फाइंड करना है लेमडा। चलिए उससे भी पहले इस डाटा को लिख लेते हैं कि V1 आ गया कितना 100 और V2 आ गया कितना 200 बाई 3, ओके। सबसे पहले हम टाइम निकाल लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगेगा। तो टाइम टोटल यहाँ मुझे कितना कवर करना था 20, कितनी वेलोसिटी से V1 से, यानी कि डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस 20 अपॉन V1 प्लस यहाँ डिस्टेंस है 10 अपॉन वेलोसिटी कितना V2। चलिए तो 20 अपॉन V1 कितना, V1 है 100 प्लस 10 अपॉन V2 कितना 200 अपॉन 3, या 3 ऊपर चला गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 0 से 0 यानी कि 2/10 यानी कि 1/5 प्लस ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 3/20, ठीक है। सॉल्व कर देते हैं, कितना आ जाएगा, खैर जो भी आएगा सॉल्व कर लेना, इससे टाइम में नहीं जा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी पूछा है तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है 1/टाइम, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ गई। लेट से फ्रीक्वेंसी हम निकाल ही लेते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल ही लेते हैं, चिंता की बात नहीं, तो चिंता की बात नहीं है। तो देखो 1/5 हो गया कितना 0.2 प्लस ये आ जाएगा कितना 0.1, सही है 0.1 समथिंग, ये आ जाएगा 0.3। नाउ फ्रीक्वेंसी विल कम्स आउट टू बी 1/0.3 यानी कि 10/3 यानी कि 3.3 हर्ट्ज, ऐसा कुछ आएगा, ठीक। चलिए बढ़िया। अब देखो उसने कहा है कि लेमडा एट द बॉटम, जो वेव नीचे थी बॉटम पर उसका वेवलेंथ दिया है, आपको फाइंड करना वेवलेंथ जब वो टॉप पर जाएगी, क्योंकि वेव का वेलोसिटी चेंज हुआ तो वेवलेंथ भी चेंज होना चाहिए, ऐसा उसका कहना है। तो हम उसकी भी चर्चा करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी हमें मिल गई कितना 3.3 हर्ट्ज। कैलकुलेशन चेक कर लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो सही कर लेना और मुझे बता भी देना कमेंट में, ठीक है। तो हम एक चीज़ जानते हैं कि V इक्वल टू होता है एफ लेमडा, ठीक। तो V जब V1 हुआ तो क्या F1 लेमडा 1 लिखें, और V2 जब हुआ तो क्या F2 लेमडा 2 लिख दें, ठीक है। V1 यानी कि लेमडा एट द बॉटम और V2 यानी कि लेमडा एट द टॉप, ठीक है। चलिए, या फिर लेमडा 1 लेमडा 2 ये लिख दो,
ये बॉटम पर है ना। क्या फ्रीक्वेंसी चेंज होगी? नहीं, फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैं यहाँ से वेव जनरेट करना चाह रहा हूँ, तो वेव मैं यहाँ से जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो वेव जनरेट करना सोर्स पे डिपेंड करता है कि मैं 3 साइकिल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ या 1 साइकिल जनरेट कर रहा हूँ या 2, किस पे डिपेंड करता है? सोर्स पर। अगर वो एक बार एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कह दे रहा है कि मैं 3 साइकिल हर बार जनरेट कर रहा हूँ, तो वो 3 ही करेगा, चाहे आप आगे वायर कुछ भी लगाइए, कैसा भी लगाइए, यानी कि फ्रीक्वेंसी सेम रहता है स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज। तो V1/V2, ठीक है, V1 कितना 100, ये कितना 200/3, λ1 कितना दिया 1 और ये λ2। नाउ यू कैन फाइंड आउट, है ना, 300/200 1/λ2, so it comes out to be λ2 equal to 2/3, सही ना, 2/3 सही है। तो ये आ जाएगा 0.6 मीटर, है ना। चलिए लिखिए, अगला एक सवाल और करते हैं, सेल्फ वेटेड, जिसमें आपको पता चलेगा कि टेंशन डिफरेंट भी होता है थ्रू आउट दी स्ट्रिंग, ठीक है ना। तो सेल्फ वेटेड हैंगिंग यूनिफॉर्मली, यानी कि अब मैंने क्या किया, थर्ड वाला प्रॉब्लम देखिए, एक स्ट्रिंग लिया, यहाँ m मास से लटका दिया, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला वाइज करवा दे रहा हूँ। इसका मास स्मॉल m है, पूरे वायर का मास ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। इसका लेंथ मान लो l है, ठीक। तो क्या बताना है? वेलोसिटी, वेलोसिटी बता देते हैं, वेलोसिटी ही बताना है ना, V1 V2, अच्छा ये λ1 λ2 बताना है, यहाँ ऐसा है, इतना सवाल सही है, ठीक है। देखिए इसने कहा कि यहाँ पर एक वेव पल्स जनरेट किया, ठीक है, ये v स्पीड से चल रही है, ये v स्पीड से चल रही है। तो इस बार आप टेंशन सेम नहीं मान सकते थ्रू आउट द स्ट्रिंग, यानी कि यहाँ अगर टेंशन t है, यहाँ t नहीं रहेगा, क्योंकि अब इतनी स्ट्रिंग का मास आ गया, और ऊपर जाएंगे इतनी स्ट्रिंग का मास आ गया, और ऊपर गए इतनी स्ट्रिंग का मास, यानी कि टेंशन हर बार चेंज। तो टेंशन हर बार चेंज है, तो इसका कहना है कि वेलोसिटी तो चेंज होगी, वेवलेंथ भी चेंज होगी, है ना। तो फर्स्ट यहाँ पर इसने कहा है कि λ1, यहाँ पर λ2 फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना भाई, और कुछ फाइंड नहीं करना, बस यही है। और इसका म्यू आप कह ही सकते हो, म्यू इक्वल टू क्या है, स्मॉल m/l। चलिए ये सवाल है, किया जाए, यानी कि इनडायरेक्टली आपसे λ1 और λ2 के लिए फॉर्मूला निकालना है। तो लेट्स से λ1 में दे देता हूँ आपको, कितना है, λ1 जो है वो λ0 है, ठीक है। तो λ2 फाइंड करेंगे हम। तो V1 इक्वल टू V2 इज इक्वल टू वॉट, तो V इक्वल टू एफ लेमडा होता है, क्या होता है, फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, एफ λ1 ऑन एफ λ2। एक ये फॉर्मूला पता है, V1/V2, एक ये फॉर्मूला भी तो जानते हैं भाई, स्क्वायर रूट ऑफ T1/μ स्क्वायर रूट ऑफ T2/μ, सही है। V2 मतलब कहाँ, V2 मतलब यहाँ, ठीक है, V2 मतलब टॉप पे बात कर रहे हैं। चलिए फ्रीक्वेंसी से कट हो गया, तो V1/V2 इज इक्वल टू λ1/λ2, और यहाँ से पता चलता है क्या कि म्यू से म्यू कट जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ T1 स्क्वायर रूट ऑफ T2, ठीक। दोनों इक्वेशन से 1 और 2 से दोनों को कंबाइंड लिखा जा सकता है, लिख देते हैं, लिख लिया। चलिए तो V1/V2 λ1/λ2 स्क्वायर रूट ऑफ T1/T2, मुझे λ2 फाइंड करना है ना, और λ1 मान लो गिवन है, ऐसा मान ले रहे, वही तो हमने माना है। तो कोई भी दो इक्वलिटीज हम यूज कर लेते हैं। T1 और T2 फाइंड किया जा सकता है, T1 यहाँ पर है जस्ट, T2 कहाँ पर है, T2 यहाँ पर है, ठीक है, टॉप पर। तो यहाँ पर तो क्या है कि बहुत ही थोड़ा सा स्ट्रिंग यूज हुआ, तो हम उसे हटा सकते हैं, यानी कि T1 इज इक्वल टू वॉट,
mg। लेकिन T2 के केस में क्या आएगा, कैपिटल M तो नीचे लग ही रहा है, यानी कि कैपिटल mg प्लस इसका पूरा मास कितना है, स्मॉल m, यानी कि ये साथ में स्मॉल mg भी आएगा। दैट्स हाउ स्ट्रिंग में टेंशन चेंज होता है। λ1 अपॉन λ2, T1 का वैल्यू कितना mg, T2 का वैल्यू कितना m प्लस स्मॉल m g। जी से जी खेल खत्म कर गया, तो बस अब तो हो गया है ना, कि λ1 का वैल्यू पता है, λ2 उधर भेज दो, तो λ1 का वैल्यू पता है, इसे ऐसे रखो, λ1 का वैल्यू रख दिया λ0, λ2 इसे यूज कर सकते हैं ना। मैंने ये चीज़ बताई आपको इसमें, मतलब न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस्ड करवाया है। और आज का अब अंतिम सवाल, बम्पर ऑफर, जी हाँ, बहुत ही भयानक तो कैसे हो सकता है। जिनके पास चील की निगाहें हैं वो सवाल को कर पाएंगे, जिनके पास नहीं है चील की निगाहें वो भी कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा ज़्यादा समय लेंगे। चलिए, ये ऐसा है, ये यहां पर भी आ गया है। हमें तो लगा वेव मोशन तो वेव पढ़ने मिलेगी, लेकिन यहां पर भी ये पीछा नहीं छोड़ रहा मैकेनिक्स। सवाल है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द पल्स in traveling through a distance of 50 centimeter on a string, and here j is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। ओके, और इसका म्यू दिया है कितना, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट दिया था, ये स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है नहीं पता, है ना। और उसने कहा है कि एक पल्स हमने जनरेट किया, तो ऐसा कुछ पल्स जनरेट किया है, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन दिया है, मैंने डायरेक्ट टारगेट लिखा है क्वेश्चन का। वो जो पल्स जनरेट हुआ है वो v स्पीड से चल रहा होगा, वो v स्पीड हमें फाइंड करना है, ठीक है। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द पल्स इन ट्रेवलिंग थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। यानी कि मान लो जब ये v स्पीड से चल रही थी तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने पर 50 सेंटीमीटर हुआ होगा। 50 सेंटीमीटर तक पहुँचने में उसे कितना टाइम लगा वो बताना है, ठीक है। और g10 ले सकते हैं। तो सबसे पहले स्पीड चाहिए होगा v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ t बाय म्यू। तो t का वैल्यू निकालते हैं, टेंशन यहाँ पर t, तो पहले तो म्यू को देखते हैं नेगलेक्ट करने लायक है क्या, है ना। तो 1 ग्राम को किलोग्राम में 10 की पावर -3, सेंटीमीटर को मीटर में, ठीक है। तो ये आ जाएगा किलोग्राम पर मीटर, तो 10 की पावर 2, ये 0.1 किलोग्राम पर मीटर। हाँ, इसे नेगलेक्ट किया जा सकता है कि 1 मीटर पर क्या है 0.1 किलोग्राम, 1 मीटर पर 1 मीटर इतना होता है, ठीक है। इस पर 0.1 kg, ठीक है। तो उसे नेगलेक्ट कर सकते हैं, किया जा सकता है। 0 पॉइंट समथिंग हो तो नेग्लिजिबल मान सकते हैं कुछ हद तक, ठीक है ना। लेकिन कंसिडरेबल अमाउंट हो तो देन हमें कंसिडर करना पड़ेगा। चलिए, तो मैं सिंपल केवल टेंशन सेम मान के चल रहा हूँ ना, टेंशन सेम माना है, टी सेम मान लिया, तो वो नीचे क्या आएगा 1g, यानी कि टी इक्वल टू कितना आ गया 10 न्यूटन, म्यू कितना आ गया 0.1, तो वी आ गया आपका 10 अपॉन म्यू 0.1, यानी कि इट कम्स आउट टू बी 100, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। तो वेव का स्पीड आ गया इतना, यानी कि इतनी स्पीड से चलेगी 10 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में कितना चलेगी 10 मीटर। तो उसने कहा कि 50 सेंटीमीटर चलने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो 50 सेंटीमीटर की भी चर्चा कर लेते हैं। लेंथ चलना कितना 50 सेंटीमीटर, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 50 × 10 की पावर -2, यानी कि 50/100 मीटर में 0.5 मीटर,
0.5 मीटर चलना, आधा मीटर चलना है ना। तो आधा मीटर चलना है तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस 0.5 चलना है, वेलोसिटी 10 है तो फिर 5 100 यानी कि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/20, 1/20 सेकेंड है ना। कितना आ जाएगा? 0.05 सेकेंड आ जाएगा। कैलकुलेशन चेक कर लेना। तो ये थे स्ट्रिंग के कुछ सवाल कि वेलोसिटी ऐसे ऐसे। व्हाट्स इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें। पहला कि यहाँ पर आके हमें पता चलता है कि हर बार स्ट्रिंग को आप मासलेस नहीं मान सकते। नहीं मानते उस केस में आपको टेंशन लेना होता है, लेकिन हमने स्टार्टिंग जो डेरिवेशन किया था उसमें टेंशन को सेम माना है हर जगह। टेंशन को सेम माना था क्यों? वो तभी पॉसिबल है जब डिस्प्लेसमेंट डिस्टर्बेंस जो है वो बहुत ही छोटा है, ठीक है, उसी केस में। दूसरी बात कि जो हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला है दैट डिपेंड्स ऑन दी टी टेंशन, और म्यू जो है वो क्या है? मास डेंसिटी। दोनों पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा टेंशन खिंचा होगा रस्सी में, स्ट्रिंग में, उतनी ही तेज़ी से दौड़ती चली जाएगी वह। जितना कम टेंशन उतनी ही धीमी गति से आलसीपन होकर के, आलसी इंसान क्या करता है? धीमा चलता है। ये वैसा ही कुछ है, ठीक है। और फाइनली हमने देखा कि जिस केस में म्यू जो है कंसिडरेबल हो तो उसमें आपको स्ट्रिंग का मास भी कंसिडर करना पड़ता है और तब टेंशन चेंज हो जाता है। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने डेरिवेशन में लिया था वो था सेंट्रीपिटल फोर्स का, ठीक है। और कुछ हद तक मैंने न्यूमेरिकल लिए हैं ताकि आप किसी भी प्रॉब्लम को अगर हैंडल भी करेंगे तो आपको समझ में आए कि हाँ उसमें चीज़ें क्या कहने चाह रही है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम कंप्लीट कर रहे हैं, और कोई डाउट हो तो आप पूछिए, आराम से बेझिझक पूछिए।